अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। एक तो बड़ी जो इंटरनेशनल लेवल पे आई है, जो कि आपको मालूम ही है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डिसीजन दे दिया है इसराइल के खिलाफ। और बेसिकली ये एक मेंटेनेबिलिटी का इशू था, तो उसमें उन्होंने कहा जी कि नहीं, हम सुन सकते हैं इसको। और उन्होंने इसराइल का जो मुकदमा था, उसको उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया है। अब उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल जो है वो जेनोसाइड के जो जितने भी इकदाम उसने किए हैं उसको वो रोके। हालांकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई वर्जन नहीं है, ना डिसीजन इस तरह का आया है, लेकिन फिर भी इसराइल की जो लॉबी थी उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है। हालांकि इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि अमेरिका फिर भी डिसमिस कर रहा है जेनोसाइडल क्लेम जो है। लेकिन बहरहाल आईसीजे का ये कहना कि वहां पे जेनोसाइड हो रही है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ हम पाकिस्तान के हालात में देख रहे हैं, तो उसमें एक दो खबरें जो है अच्छी आई हैं पीटीआई के लिए। एक तो चौधरी परवेज लाई साहब को, सनम जावेद साहबा को, और जो दूसरे 5 लोग हैं उनको इजाजत मिल गई इलेक्शन लड़ने की। इसका भी जरा तजिया करते हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि पीएमएलएन का जो मंशूर है वो आ रहा है, और वो उसकी अखबारात में बहुत जबरदस्त तरीके से आज जो है वो कवरेज हो रही है। और हम देख रहे हैं कि पूरे पूरे सफात जो हैं वो भरे हुए हैं। फिर जो पतन सर्वे जो कल हमने आपके साथ डिस्कस किया था, उस पर भी मैं चाहूंगा थोड़ी सी जरा इसके ऊपर बात करें। इन तमाम अमूर पर गुफ्तगू करेंगे, और हमें ज्वाइन करें लाहौर से सीनियर सहाफी जनाब सलमान नाबिल साहब। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम असरार भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई। अगर आप थोड़ा सा चाहें तो आईसीजे के डिसीजन के ऊपर थोड़ी सी बात कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं डोमेस्टिक के पीछे। देखिए, ये जो रिपोर्ट आई है या जो कोर्ट का जो फैसला है, जैसे आपने कहा, ये बहुत अहमियत का हामिल है आज की आलमी दुनिया में। कम से कम इस बात का एतराफ करना कि वहां इंसानी नस्लकुशी जो है वो की गई है, और इसका एतराफ करना कि इसराइल ने वहां पे बर्बरियत की है, वहशियाना अंदाज में कार्रवाई की है। मैं समझता हूं कि ये एक उम्मीद का पहलू है आगे बढ़ाने के लिए। यानी इस नुक्ते को बुनियाद बनाकर आप इंटरनेशनल दुनिया के अंदर पाकिस्तानी या मुसलमान या कोई भी मजहब का ग्रुप जो इंसानी हकूक पर यकीन रखता है, इंसानियत पर यकीन रखता है, वो इसको बुनियाद बनाकर आगे मुकदमे को लेकर चल सकता है कि देखिए, अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कह रही है तो इसका मतलब है कि इसकी कोई क्रेडिबिलिटी और इसकी कोई लेजिटिमेसी है। इसको आसानी से बड़ी ताकतें अमेरिका, इसराइल जो है वो उसको रूल आउट नहीं कर सकती हैं। और यही बात जो हम बार बार प्रोग्रामों में करते भी रहे हैं कि वहां जिस किस्म की बर्बरियत का मुजाहरा इसराइल ने किया है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी कि आपने मासूम बच्चों को, आपने औरतों को, आपने बूढ़ों को, आपने स्कूलों को, आपने अस्पतालों तक को नहीं बख्शा। और वहां जिस किस्म के मनाजर हमें देखने को मिले हैं, उस पर तो सिवाय जिसे कहते हैं ना कि दुख के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है, या मातम के अलावा कुछ नहीं है। और इस पर हमारे सामने आलमी ताकतों की बड़ी बेहिसी भी सामने आती है कि जो इसराइल के साथ अपने मफादात को जोड़ते हैं, और मुस्लिम दुनिया की भी बेहिसी नजर आती है कि जिनके हुक्मरानों ने वो आवाजें नहीं उठाई जो आवाजें उठानी चाहिए थी। अलबत्ता मुस्लिम दुनिया में से कई ना कई आवाजें आई है, और यूरोप के अंदर से भी आवाजें उठी हैं, वो जो इसराइल के अंदर से भी आवाजें उठी हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला है, ये बुनियादी तौर पर अगर हम इस मसले को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छा स्पेस होगा कि हम इसको बुनियाद बनाकर आगे बढ़े और इसराइल को और ज्यादा एक्सपोज करें, और उन ताकतों को भी एक्सपोज करें जो इसराइल की पुष्पनाही कर रही है। ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए जरा डोमेस्टिक लेवल पे जो हमारी सूरत हाल है। एक तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि कुछ खबरें जो हैं वो अच्छी आई हैं अदलिया से, और वो ये है कि चौधरी परवेज लाई साहब जैसे जो लोग हैं, सनम जावेद हैं, फिर उमर सलमान हैं, उमर असलम जो हैं, फिर मेजर और फिर वगैरह जो हैं, इनको इजाजत मिल गई है। हालांकि जो कोर्ट नंबर 1 है, जो कि काजी फायद ईसा साहब हैं, उनके पास जब एक पीटीआई के उम्मीदवार गए हुए थे, उधर से उनको कोई रिलीफ नहीं मिला। ये सब लोगों को जिनको रिलीफ मिला है, उसमें जनाब मोहतरम काजी फायद ईसा साहब मौजूद नहीं थे। तो ये क्या इससे मतलब लिया जा सकता है जी कि काजी साहब ने तय कर लिया है कि पीटीआई को कोई रिलीफ नहीं देना? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारी कोर्ट के अंदर एक डिवीजन नजर आती है जजेस के दरमियान, और ये उसकी रिफ्लेक्शन होती है कि हर फैसले में जिस वक्त ये मंसूर अली शाह और अतर मिनुल्ला और जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम आया था, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि एक उम्मीद का पहलू है कि इनको रिलीफ मिल सकता है। और दो बड़ी बुनियादी बातें इस मुकदमे में सामने आई हैं जो सोचने की हैं और समझने की हैं।
पहली अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि लगता यह है कि एक ही पार्टी को इस वक्त अताब का निशाना बनाया जा रहा है और जो जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, वो सिर्फ एक पार्टी को दीवार से लगाने के लिए हो रही है। यानी उनका इशारा पीटीआई की तरफ है। उन्होंने कहा कि हर फैसला रिटर्निंग ऑफिसर हो, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो, हुकूमत हो, लगता है ऐसा है कि जैसे एक जमात जो है वो टारगेटेड है। दूसरा, जो मंसूर अली शाह ने भी कहा कि कहां लिखा है मुझे बताइए कि क्या कोई मफरूर शख्स जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। आप कोई आईनी शिक बता दे, इलेक्शन एक्ट की शिक बता दे, कोई तरीका तो बताएं कहां ये लिखा हुआ था जिसकी बुनियाद पे आपने उसको डिस्क्वालीफाई किया। कोई जवाब नहीं था उस वक्त इलेक्शन कमीशन के वकील के पास। इसकी तरह से ये भी कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि किसी फर्द को हम इलेक्शन लड़ने से रोक सकते हैं और उसको अवाम को उसकी मर्जी के मुताबिक फैसला करने से रोक सकते हैं। अगर इन्होंने जुर्म किया है तो इसका फैसला अवाम करें कि भी उन्होंने जुर्म किया या नहीं किया। तो ये 2-3 इंडिकेशन ऐसे थे जिसकी वजह से आपने बहुत आखिरी लम्हात में ये फैसला किया है। अब फैसला हो गया है, उस पर अमल दरामद भी हो जाएगा, एक रिलीफ भी मिल गया है। इसी तरह से परवेज लाइक साहब के मामले में हुआ, शौकत बसरा के मामले में हुआ, अमीन असलम के मामले में हुआ, मेजर सादिक के मामले में हुआ। अभी हमाद अजहर का केस पड़ा हुआ है, हमाद अजहर साहब का मामला नहीं उस तरह से उलझ सका, मुराद सईद साहब का मामला भी नहीं उलझ सका। तो इसका मतलब है कि अगर ये 5 फैसलों को देखें तो फिर उनके ऊपर भी जो डिस्क्वालिफिकेशन लगाई गई है या डिस्क्वालीफाई किया गया है उसकी भी कोई अहमियत बाकी नहीं बचती। तो ये एक अच्छा फैसला है, कोर्ट ने सिर्फ इनको इलेक्शन कमीशन को मजीद एक्सपोज किया है। लेकिन मसला ये है जी, मसला ये है कि हमारी अदालतों ने भी बस बिल्कुल आखिरी लम्हात में जब चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन वो बुनियादी सवाल बाकी रहेगा कि क्या पीटीआई को इलेक्शन कैंपेन करने की इजाजत है या नहीं है। और जो कि नहीं है, किसी भी तरीके से इलेक्शन लड़ने की इजाजत तो आपको दे दी कानून ने, आपने रास्ता भी निकाल लिया, लेकिन कैंपेन करने की इजाजत अभी तक नहीं मिल रही। बल्कि एक मुनज्जम तरीके से प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि जो लोग भी पीटीआई से जीतेंगे वो एक अंडरस्टैंडिंग से जीत रहे हैं और वो एक अंडरस्टैंडिंग के बाद आगे आकर ये पार्टी छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, पीएमएलएन या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करेंगे। ये बार बार कहा जा रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये इलेक्शन जो है ये इलेक्शन है या इसको क्या आप नाम देना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्जी हो सकती है। अच्छा, इसमें जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है उसमें कितनी तब्दीली आएगी? अब फॉर एग्जांपल चौधरी परवेज लाई साहब जो हैं ये जब जाएंगे मंडी से इलेक्शन लड़ेंगे और वहां पे अब एक ही सीट पे ये चूंकि लड़ेंगे, ऊपर वाली सीट पे उनकी बेगम साहबा लड़ रही हैं और वो भी अपने खानदान के लोगों के साथ लड़ रही हैं, अपने भतीजों के साथ लड़ रहे हैं ये लोग। उसका ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन बनेगी? और अब जरा थोड़ा सा सनम जावेद का भी मुझे बताएं कि उसके बारे में क्या फैसला होगा कि कौन सी सीट पे 119 पे 120 पे जो भी है कौन सी सीट पे लड़वाया जाएगा, मरियम के मुकाबले में लड़वाया जाएगा या दूसरा या सादे के मुकाबले में लड़वाया जाएगा? ये क्या होगा जब ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन बदलेगी? देखिए, ये फैसला तो अब पार्टी ने करना है और आज ही करना होगा उनको ये फैसला, क्योंकि अभी उन्होंने 119 में और 120 में पहले से कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है और उधर से पीपी सीट के ऊपर भी अनाउंस किया हुआ है। तो अब देखना पड़ेगा कि पीटीआई क्या फैसला करती है कि उनको 119 में लेके जाती है 120 में। मेरा ख्याल ये है कि उनको 119 में लड़ाया जाएगा मरियम नवाज के मुकाबले में, यही मेरी अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन ये फैसला आज हो जाएगा और मुझे ये भी अब देखना होगा कि वो एमिकेबली जी वो भी मैंने कहा ना कि एमिकेबली फैसला होना चाहिए कि जनाब उनको इत्तेमाद में लेकर ये फैसला किया जाए तो पार्टी के लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पिछले 10-12 दिन से वो भरपूर कैंपेन कर रहे हैं अपनी। ये फैसला तो होगा, लेकिन इससे एक इम्पैक्ट जो पड़ा है ना साइकोलॉजिकल, वो ये मिला है, जैसे आपने शुरू में कहा कि पीटीआई को रिलीफ मिला है और वोटरों को भी एक रिलीफ मिला है कि हमारे लोग वापस आए हैं। देखिए ना, शौकत बसरा की अहलिया इलेक्शन लड़ रही थी, मेजर सादिक की बेटा बेटी इलेक्शन लड़ रहे थे, बहू शायद, इसी तरह से बाकी रिश्तेदार भी थे। अब ये आ जाएंगे तो उसका एक इम्पैक्ट होगा। लेकिन फिर वही मैं आपसे सवाल उठाना चाहता हूं कि उसके बावजूद हमारा गेम प्लान क्या है। हमारा गेम प्लान ये है कि हमने किसी सूरत में इनको इलेक्शन नहीं लड़ने देना सही तरीके से, हमने इनको नहीं जीतने देना, हमने इनके लिए इनको मोमेंटम नहीं बनाने देना, हमने इनको मोबिलाइज नहीं करने देना, वोटरों को ये एहसास देना है कि वो इस तरफ अपना वोट जाया ना करें। बिलावल साहब देखिए ना कितनी शानदार कोशिश कर रहे हैं और ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं पीटीआई का हमदर्द हूं
और जैसे ही मैं इक्तिदार में आऊंगा सारे लोगों को रिहा कर दूंगा, आप अपना वोट जाया ना करें, वो मुझे वोट दें, और मुकाबला तो सिर्फ शेर का और नून तीर का है, पीटीआई तो कहीं मैटर नहीं करती। लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं, यानी डॉन का भी सर्वे आया, कल पब्लिक पॉलिसी का एक सर्वे आया, फिर उसके बाद अब एक पतन के सर्वे की आपने बात की है, आप अगर इन सब चीजों को देखें तो लगता ऐसे है कि गिरफ्त जो है वोटर के कॉन्टेक्स्ट में, परसेप्शन के कॉन्टेक्स्ट में, वो आज भी पीटीआई के कंट्रोल में है। अब सवाल ये है कि इस परसेप्शन को, इस पॉपुलैरिटी को आपने कैसे एक मुनज्जम प्लान के तहत डिफीट करना है, या पॉपुलैरिटी जो है, वोटर जो है बाहर निकलकर कैसे उनको शिकस्त देता है। देखिए ना, मैंने उस दिन भी बताया था, ये 5,76,90,000 वोटर है 15 से 35 साल, 18 से 35 साल के मुकाबले में, और ये 18 से 40 के दरमियान जो लोग हैं ये 67% है, और 18 से 35 वाले जो है ये 46% है टोटल वोट के। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है। फिर पिछले इलेक्शन के मुकाबले में इस इलेक्शन में 2.5 करोड़ वोटों का इजाफा हुआ है, और उसमें भी 46% यूथ है। तो ये जो सारा खेल यूथ के हाथ में आ गया है, अब गेम तो उनके हाथ में है कसाना साहब, वो क्या खेल दिखाते हैं, वो क्या तमाशा दिखाते हैं, उनकी पटारी में से क्या निकलता है, वो तमाम रुकावटों को अबूर करते हुए पोलिंग स्टेशन जाते हैं, वोट कास्ट करते हैं। अगर वो वोट कास्ट करने जाते हैं, पीटीआई को वोट देते हैं नौजवान, तो फिर ये जितनी भी पाबंदियां आपने देखी हैं और जितनी भी उनकी कैंपेन नहीं चल सकी, ये सारी की सारी बातें बेमानी हो जाएंगी। और यही असल में इस वक्त कोशिश हो रही है कि टर्न आउट को कम से कम रखा जाए, टर्न आउट को कम से कम रख के जो है ना, लोगों को मोबिलाइज ना होने दिया जाए, लोगों को बाहर ना निकलने दिया जाए। और इसमें कहा जा रहा है कि इलेक्शन डे वाले दिन और इलेक्शन से 2-3 दिन पहले जो है मजीद वोटरों के अंदर खौफ और हरास फैलाया जाएगा सिक्योरिटी के नाम पे, जब वो पोलिंग स्टेशन का रुख ना करे। अच्छा, एक और चीज इसमें जो खौफजदा करने वाली है वो ये है कि सुना है कि कोई और भी प्लान हो रहा है 9 मई जैसा, और कहा जा रहा है कि कुछ इस तरह की चीजें भी चल रही हैं, और इलेक्शन डे के ऊपर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, खाकम बदहन, लेकिन कहा जा रहा है कि एक और इस तरह का प्लान जो है या ऑपरेशन जो है वो डिजाइन हो रहा है ताकि मजीद उस तरह के जो केसेस हैं वो डाले जाएं और पीटीआई को बैन कर दिया जाए एज अ पार्टी। देखिए, उसमें पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये सुबह के टाइम एक लहर निकल के आती है लोगों की बहुत बड़ी, तो इसका मतलब है चीजें फिर उनके कंट्रोल में नहीं रहेंगी। तो वहां पर फिर प्लान ये भी है कि जनाब सिचुएशन को खराब किया जाए। अच्छा, ये बड़े मुनज्जम तरीके से कहा जा रहा है कि पीटीआई जो है वो इलेक्शन डे वाले दिन मामलात को सबोताश करना चाहती है, और वो सबोताश करके वहां वायलेंस पैदा करना चाहती है, एक नया 9 मई पैदा करना चाहती है। अब सवाल यह है कि ये नया 9 मई पैदा करने की जरूरत किसको है, पीटीआई को है या किसी और जमात को है? देखिए ना, पीटीआई तो एक पॉपुलर पार्टी के तौर पर खड़ी है ना, उसका वोटर तो उसके साथ एक सतह पे खड़ा भी नजर आता है या नहीं खड़ा हो, तो वो तो अभी इलेक्शन डे वाले दिन पता चलेगा। लेकिन वो कुव्वतें जिनका परसेप्शन इस वक्त नेगेटिव है, जिनका परसेप्शन इस वक्त लो है, उनको कैसे टैकल किया जाए, उनको कैसे देखा जाए? तो ये अगर वहां वायलेंस होगा तो उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? उसकी बेनिफिशियरी पीटीआई तो नहीं है, उसकी बेनिफिशियरी वो कुव्वतें हैं जो अपने आप को पीटीआई से कम पॉपुलर समझती हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये भी एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा होगा। देखिए ना, बात ये है कि अगर इलेक्शन डे वाले दिन कोई वायलेंस होता है तो आपका तो ये सारा डेमोक्रेटिक सिस्टम ही डीरेल हो जाएगा, आपका तो ये सारा इलेक्शन सिस्टम ही डीरेल हो जाएगा, ये तो सारी की सारी चीजें ही वापस लिपेट दी जाएंगी। तो ये तो किसके बेनिफिट में जाएगा मुझे बताइए? ये पॉलिटिकल फोर्सेस के हक में तो नहीं जाएगा। इसलिए इलेक्शन डे के अंदर वायलेंस का ना होना, ये है पॉलिटिकल फोर्सेस की जीत, ये है डेमोक्रेटिक फोर्सेस की जीत। अगर वहां वायलेंस होता है तो ये इनकी नाकामी के अंदर जाएगा, चाहे ये इसमें कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कोई शामिल है नहीं है, अल्टीमेट ये मलबा पॉलिटिकल फोर्सेस के ऊपर गिरेगा। तो इसलिए मैं समझता हूं सियासी क़यादतों को समझना चाहिए कि वो ऐसा रास्ता इख्तियार ना करें जो वायलेंस की तरफ लेके जाए। वायलेंस की किसी भी सतह पे हौसला अफजाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि कुछ फोर्सेस ऐसी हों कि जो चाहती हों कि वायलेंस हो और उनको डाल दिया जाए पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। देखिए ना, अगर वो चाहती हैं और वो करना चाहती हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज को ज्यादा वाइब्रेंट होना चाहिए ना जी, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उस एजेंडे के अंदर कहीं ना कहीं सहूलतकारी का रोल प्ले कर रही हो किसी की दुश्मनी में,
तो उसका नुकसान किसको होगा? इसलिए मैं ये कह रहा हूं, मैं पॉलिटिकल पार्टी से मुराद सारी पार्टियों को कह रहा हूं कि अगर कोई लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इलेक्शन को सबोताज किया जाए, तो आप उस एजेंडे का हिस्सा ना बने, उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट करें, क्योंकि इसी में आपकी डेमोक्रेटिक स्पेस निकलेगी और इसी से आपकी बात आगे बढ़ेगी। चले अब जरा चलते हैं जी जरा मंशूर की तरफ। जो मुस्लिम लीग नवाज है उसका मंशूर जो है उसकी बड़ी बल्ले बल्ले हो रही है, बल्कि मैं आप ही का अखबार जो है वो आपको दिखाता हूँ, ये जरा देखिएगा। ये अखबार है जी आपका एक्सप्रेस, और इसके ऊपर सिर्फ एक लाइन है, बिजली रोटी सस्ती, बेरोजगारी खत्म करेंगे, ये भी नवाज शरीफ साहब की है। और फिर साथ दूसरी खबर है छोटी सी, लेकिन आप देखेंगे पूरे पेज का ये ऐड है, ये आप देखें पूरे पेज का ऐड है। और जनाब ये कबूतर भी आ गया, साथ दोनों भाई हैं माशाल्लाह। और पाकिस्तान, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान को सच्चे मंशूर से नवाज दो, ठीक है। ये अब ये नवाजने की बातें हो रही हैं। अब इस तरह मुझे बताएं पूरे पूरे पेज के जो एड्स हैं ये किस तरह अखबारात में अफोर्ड किए जा रहे हैं, किस तरीके से ये किया जा रहा है, और मंशूर कितना बड़ा देंगे, इसका भी ऊपर जरा मुझे आप बताएंगे क्या क्या हो सकता है। ये मुख्तलिफ उसके सेलियन फीचर्स उन्होंने बताए हुए हैं, इसकी डिटेल्स में अभी नहीं जाते, लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि ये जो मंशूर का तरीका है कि इतने करोड़ों लाखों रुपया खर्च करके और हुकूमत में रहते हुए पता नहीं किस किस के ये खाते से जा रहे होंगे पैसे, ये भी देखना पड़ेगा, लेकिन इसकी क्या इम्पैक्ट क्या पड़ेगा जी? देखिए, पाकिस्तानी मीडिया हमेशा से मुस्लिम लीग नून से बहुत खुश रहता है, क्योंकि वो माशाल्लाह नवाजने के ऊपर जब आता है तो खुलकर नवाजता है, और सबसे ज्यादा बेनिफिट और सबसे ज्यादा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी शरीफ खानदान की मीडिया के अंदर रहती है। अब ये कैंपेन जिसे कहते हैं ना, बड़ी लेट शुरू हुई है, वरना मीडिया की लॉटरी तो बहुत पहले निकलनी थी, लेकिन ये आखिरी हफ्ते में फिर लॉटरियां निकली हैं। और ये सिर्फ एक्सप्रेस का नहीं है, आज के तमाम उर्दू अखबारात के ऊपर इसी तरह से एक हेडलाइन के साथ ये पूरा पूरा इश्तिहार है। अच्छा, अब इसकी दिलचस्प बात यह है कि इलेक्शन 8 फरवरी को है और 27 को इसकी रोनमाई होनी है, यानी ये मैनिफेस्टो अनाउंस हो रहा है। इस मैनिफेस्टो के ऊपर मैं आपको सबसे दिलचस्प लतीफा जो है कल बीबीसी की एक तज्जिये के अंदर शामिल हुआ है, वो मैं पेश करना चाहता हूं। वो तज्जिया ये है कि जनाब बिलावल साहब कहते हैं कि वो 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे, और मरियम कहती हैं कि मैं 200 यूनिट बिजली माफ करूंगी, और वो हमजा शहबाज कहते हैं कि वो 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अलीम खान कहती है कि हम भी 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे। अब इसका तज्जिया जो है कल उस रिपोर्ट में शामिल है, जिसमें माशी माहिरीन और बिजली के शोबे के एक्सपर्ट्स ने एनालिसिस किया है। उन्होंने कहा है कि इससे बड़ी शोबदाबाजी सियासी जमातों की और कोई नहीं हो सकती। 750 अरब रुपए का गर्दशी कर्जा बिजली के तनाजुर में, और आप कह रहे हैं कि जी हम लोगों को सब्सिडीज देंगे, इंसेंटिव देंगे, बिजली पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम चैलेंज करते हैं कि ये सारे के सारी पार्टियां खड़े होकर इकोनॉमिक्स के सामने बैठे, मईशत के दानों के सामने, और जरा बता दें कि कैसे ये देंगे। यानी ये सारी एक पॉलिटिकल स्कोरिंग हो रही है। अच्छा, अब पीएमएलएन जो है वो कोई पहली दफा तो इख्तिदार की सियासत का हिस्सा नहीं बन रही, ना पीपल्स पार्टी पहली दफा सियासत के अंदर आ रही है। अच्छा, मैनिफेस्टो अगर आप इनके देखें तो पीपल्स पार्टी का भी मैनिफेस्टो नहीं आया। पीपल्स पार्टी ने भी अभी तक 10 पॉइंट एजेंडा दिया है, डिटेल डॉक्यूमेंट जो है ना मैनिफेस्टो का, वो आपने नहीं देखा कहीं। अच्छा, पीएमएलएन का भी 27 को अनाउंस होगा। अब इसमें भी देखिए ना, वही पॉलिटिकल स्लोगन है जो हमेशा से लगते रहे, किसी इंतखाबात में होने ना हो। एक बड़ी अच्छी बात की है किसी ने, उन्होंने कहा कि बिलावल साहब ने कहा है कि ख्वाब दिखाने चाहिए और ख्वाब होने चाहिए और ख्वाब देखने चाहिए। अच्छा, बिल्कुल देखे ख्वाब, लेकिन ये ऐसा ख्वाब नहीं होना चाहिए कि एक गरीब आदमी जिसके पास रोटी खाने के पैसे नहीं है और वो कहे कि कल मैंने मर्सिडीज खरीदनी है। ठीक है ना, ये ख्वाब तो नहीं होता। अब जमीनी हकाइक आपके कुछ और है, प्रैक्टिकल जो इस वक्त चीजें चल रही हैं मईशत के तनाजुर में वो और है, और आप बड़े बड़े ख्वाब दिखा के लोगों को गुमराह करके, चाहे वो 100 दिन के अंदर इंकलाब ले आए, चाहे वो 150 दिन के अंदर ले आए, चाहे वो 200 दिन के अंदर ले आए। और जरा एक मिसाल जरा देख ले, पीपल्स पार्टी 15 बरस से सिंध के अंदर हुकूमत कर रही है। शहबाज शरीफ साहब ने 10 साल पंजाब में तसलसल के साथ हुकूमत की है। पीटीआई ने भी तसलसल के साथ 2 हुकूमतें वहां पे केपीके के अंदर गुजारी है। यानी ये हुकूमतों को टाइम भी मिला है, इनकी पार्टियों को टाइम मिला है,
लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ मैनिफेस्टो जो है उसकी डिबेट जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इररेलेवेंट है, वो कुछ नहीं, ना इसको कभी सीरियस लिया गया। इसको एक रस्मी कार्रवाई जो इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट होती है कि इलेक्शन से पहले आपने एक मैनिफेस्टो जमा कराना है, इससे ज्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है। अब आप देखिए ना, हमें कहा जाता था कि मुस्लिम लीग नून सबसे ज्यादा तजर्बाकार जमात है, सबसे ज्यादा सलाहियत रखने वाले अफराद हैं, काबिल लोग हैं और बहुत एक्सपर्ट्स हैं। उनका मैनिफेस्टो अगर 27 को आ रहा है और इलेक्शन से सिर्फ 10 दिन पहले आ रहा है, तो बाकी जमातों को तो फिर आप छोड़ देना, भूल जाए उनको। ये सारा ब्रेन जो है इरफान सदीकी साहब का, एहसन इकबाल साहब का और बाकी लोगों का, ये इतने अरसे से क्या कर क्या रहा था अपनी पार्टी के लिए, क्या चीज तैयार करना था, और उसमें से क्या चीज आपने निकाली है रॉकेट साइंस, जिसकी बुनियाद देखिए ना। आप मुझे बताएं, इस मैनिफेस्टो में कहीं किसी ने ये लिखा है कि हम इकोनॉमिक्स की क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे, हम पॉलिटिक्स की क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे, हम ब्यूरोक्रेसी की क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे। अच्छा, टारगेट्स बड़े बड़े दे देते हैं कि ये करेंगे। यही वजह है कि, और मैं तो आपको बताऊं, जो सबसे बड़ा डायलेमा है, जिस सोसाइटी में लोकल गवर्नमेंट्स ना हो, वहां बैठ के नेशनल पॉलिटिकल पार्टियां सड़कें बनाने का, पुल बनाने का, इस तरह के मैनिफेस्टोस दें जो लोकल गवर्नमेंट के काम है। और भाई आपका काम तो मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो फेडरल गवर्नमेंट में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आएगी, उसका काम तो यह है कि वो एग्रेसिव किस्म की रिफॉर्म्स करे, वो ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहां इकोनॉमिक्स की इन्वेस्टमेंट्स हो, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉ को, अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को, लेजिस्लेशन को ऐसे लेके आए जो लोगों के लिए फ्रेंडली हो, और वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जो पाकिस्तान के साथ साथ रीजनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की वाइबिलिटी को बढ़ाए। वो इन्वेस्टर बाहर से लेके आए कि पाकिस्तान में आके आप इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जी हम बिजली दे देंगे मुफ्त, हम आटा बांटेंगे, हम राशन बांटेंगे, हम गरीब कार्ड निकाल देंगे, हम वो नौजवानों का कार्ड निकाल देंगे, हम फना का कार्ड निकाल देंगे। सारे प्रोग्रामों की बुनियाद कसाना साहब चैरिटी बेस्ड मॉडल के ऊपर है। ये आज की दुनिया का जो जदीद तरक्की का निजाम है, ये उसकी नफी करता है कि लोगों को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट देने की बजाय आप कह रहे हैं कि हम लोगों को चैरिटी बेस्ड मॉडल के अंदर लेके आएंगे। अच्छा, उसके साथ साथ जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल डायलेमा है, जो पाकिस्तान का सिक्योरिटी का डायलेमा है, जो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन का डायलेमा है, उसके ऊपर कोई गुफ्तगू आपको इन मैनिफेस्टोस के अंदर नहीं मिलेगी। और कोई एक्सपर्ट इन मैनिफेस्टोस को एनालिसिस करके ये लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता कि फला पार्टी की और फला पार्टी की फ्यूचर डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल एक दुरुस्त ट्रैक की तरफ निशानदेही करती है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपने गरीबों की बात की है ना, ये जो थोड़ी देर पहले हमने सर्वे की बात की थी, ये देखें मैं सर्वे आपको दिखा रहा हूँ, ये पतन का और कोलिशन 38 का ये सर्वे है। इसमें जो गरीबों की आपने बात की ना, ये बेसिकली सर्वे उन्होंने गरीबों का किया है। जितने भी मार्जिनाइज लोग हैं, जो बिल्कुल साइड लाइन पे बैठे हुए होते हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है, ये उनका सर्वे है। उसमें मुख्तलिफ चीजें सामने आई हैं। एक तो ये है कि 87% लोगों ने, सलमान भाई, ये कहा है, जब उनसे ये पूछा गया कि आप will you cast your vote if elections take place on the scheduled date, यानी 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होते हैं तो आप वोट डालेंगे। 87% जो गुरबा हैं उन्होंने कहा जी कि हम वोट डालेंगे। 87%। आप जरा अंदाजा लगाएं। अब इसमें आप मुख्तलिफ चीजें जो है ना वो सामने आई हैं। मैं 2-3 चीजों की तरफ आपकी जरा तवज्जो मौसूल करवाता हूँ। एक तो ये है कि इलेक्शन जो है उन्होंने कहा जी कि अगर होते हैं तो कौन सी पार्टी जो है वो टॉप पे है। वो जी पीटीआई है 39% के ऊपर नेशनल लेवल पे, पीपल्स पार्टी है 17% पे, नून है 16 पे। आप अंदाजा लगाएं ये कितना फर्क है। अच्छा, अब इसी तरह आप देखें कि जो लीडर्स हैं उसमें भी आप देखें कि क्या क्या उन्होंने बताया कि पार्टी लीडर्स में कौन टॉप पे है। इमरान खान 49% है, नवाज शरीफ 16% पे है। अच्छा, बिलावल जो है वो 15 पे है। अच्छा, एक और चीज इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो इमरान खान है वो अपनी पार्टी से भी 10 पॉइंट ऊपर है। बिलावल जो है वो पार्टी से भी पीछे है, उनकी पॉपुलैरिटी पर अपनी पार्टी से भी पीछे है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है इस वक्त। इस तरह का जो सर्वे आया है उसे तो लग रहा है, जिस तरह अभी आप कह रहे थे कि ऑन ग्राउंड तो सिचुएशन जो है वो पीटीआई के हक में है, ये लोग कह रहे हैं कि नहीं। देखिए, 2-3 बातें हैं। ये जो सर्वे की पॉलिटिक्स होती है ना, ये मुहज़्ज़ब माशरों की अक्कासी करती है, और ऐसे माशरों की अक्कासी करती है जहां मुनसिफाना निज़ाम होता है, जहां अवामी राय की कोई अहमियत होती है, जहां लोगों को गेज किया जाता है कि लोग क्या सोचते हैं और कहां खड़े हैं और किस तरह से चीजों को लेकर चलते हैं। अच्छा, अब हमारे सर्वे का मसला यह है कि सर्वे तो कर लिए, लेकिन नताइज जब हम निकालते हैं तो वो एक एडवेंचर, एक पॉलिटिकल मुहिम जोई,
और एक साजिशी खेल के जरिए निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो सारी के सारे सर्वे जो है ना वो धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि आपने एक फैक्ट्री बनाई हुई है, वहां से नताइज को निकालना होता है, जिसकी वजह से नुकसान होता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पॉपुलैरिटी को मेंटेन रख के जितने भी सर्वे आए हैं उनको देखें तो वो हकाइक कुछ और होते हैं, जो हमें नताइज देने की बातें करने वाले होते हैं वो कुछ और नताइज दे रहे होते हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन तो आता है। लेकिन मैं आपको एक और चीज की तरफ निशानदेही करना चाहता हूं, ये जो आपने कहा ना कि 80% के करीब लोग कहते हैं कि हम वोट डालेंगे, क्यों डालेंगे? 87। इसलिए कि लोग अपने मुस्तकबिल से मायूस हैं, उनको लगता है कि शायद वोट के जरिए कोई तब्दीली आएगी। लोग बंदूक तो नहीं उठाना चाहते ना, लोग जो है वो कोई वायलेंस तो नहीं करना चाहते, वो एक पुरअमन तरीके से आज भी सियासी निजाम पर एतबार करने के लिए तैयार है, अगर सियासी निजाम उनको डिलीवर करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर सियासी निजाम उनको डिलीवर करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये भी एक सवाल आप लोगों से पूछें तो लोग ये कहते हैं कि जी वोट डालने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा पाकिस्तान के अंदर, हम वोट डाल डाल के थक गए हैं, लेकिन वोट डालते वक्त भी कुछ नहीं होता, वोट डालने के बाद भी कुछ नहीं होता, और फिर एक मजलूमियत वगैरह के सारे कार्ड खेले जाते हैं। तो मैं अभी आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये सारी सर्वे ये बता रहे हैं कि अगर आप इन सर्वों के बरक्स नताइज निकालेंगे और लोगों की सेंटिमेंट्स और लोगों की जो ख्वाहिशात हैं उसके बरक्स कोई निजाम चलाने की कोशिश करते हैं, तो वो एक तजाद पैदा करता है, वो एक खलीश पैदा करता है। ये जो बार बार आपको सोशल मीडिया पे रिएक्शन नजर आ रहा है जिसपे आप परेशान हैं, उसकी एक वजह यह है कि लोग कुछ और सोच रहे हैं और आप कुछ और सोच रहे हैं। वो एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही ना, तो उन्होंने कहा कि जनाब हम सारी नौजवान नस्ल को ये कहते हैं कि आप पढ़ा करें, आप सोचा करें, आप समझा करें, आपका समाजी शऊर बुलंद करें, अपना सियासी शऊर बुलंद करें, अपना आपको ये करें। तो किसी ने आगे से कहा जी हम तो सब कुछ कर लेंगे लेकिन कुछ आप भी कर लें और आप भी पढ़ने की कोशिश करें कि पाकिस्तानी नौजवान क्या सोच रहा है, पाकिस्तानी नौजवान किस फ्रेमवर्क से चीजों को देख रहा है। तो ये जो हर एक को वास करना, हर एक को दर्श देने की बजाय हम सबको भी स्टेट के क्राफ्ट के अंदर बैठ के ये इवैल्यूएट करना होगा कि ये इस नहज पे लोग पहुंचे क्यों हैं, इतना गुस्सा क्यों उनके अंदर आया है, उनके अंदर क्यों इतना अपना जो है ना रिएक्शन आ रहा है, वो क्यों इतने भपरे हुए हैं। ये सारी चीजें जरा थोड़ा सा खुद को भी तो इवैल्यूएट करे ना हमारा रियासती निजाम, सिर्फ उनको चटपटी बातें करके खुशनुमा नारे लगा के उनको अखलाकी सियासी समाजी वास करके तो माशरे नहीं तब्दील होते। माशरे तब्दील होते हैं जब आप उनको प्रैक्टिकली लोगों को किसी रेजोल्यूशन के अंदर लेके आते हैं। ठीक है, अच्छा आखिर में दो चीजें मैं आपसे पूछूंगा, दोनों का मुख्तसरन जवाब दें। एक तो यह कि बिलावल ने मुल्तान के जलसे में आज हमने पढ़ा कि उन्होंने सिर्फ चोर है कि नारे लगवाए। अब ये क्यों यहाँ तक नौबत पहुंच गई है। और दूसरा, आज जब साइफर केस की समाअत का हवाल पढ़ रहे थे तो उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने बाहर आके उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि जो फुटेज थी 9 मई की, वो काजी साहब से उन्होंने कहा है कि जी आप उसको मेक श्योर करें कि वो मिले। अभी तक वो मिल ही नहीं रही, उससे पता चल जाएगा कि किसने करवाया था और कैसे करवाया था। ये दोनों की अहमियत जरा जल्दी जल्दी बताएंगे प्लीज। देखिए जी, ये जो दूसरा सवाल है मैं पहले इसका जवाब दे देता हूँ। ना सिर्फ उन्होंने ये पहले भी कहा है कि 9 मई की जो फुटेजेस हैं उसको बुनियाद बना के आप एक कमीशन बना दें और एक तहकीकात कर लें कि कौन लोग उसमें शामिल हैं। और कल अलीमा खान ने एक और बात भी की है कि इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की है कि 9 मई से लेकर अब तक जो लोग गिरफ्तार हैं और बगैर ट्रायल के अंदर बैठे हुए हैं, उसमें औरतें भी हैं, नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, उनके ऊपर रहम करें और उनको बाहर निकालें, क्योंकि वो बेगुनाह हैं और उनको बिला वजह सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो बात आपने बिलावल साहब की है, बिलावल साहब के बारे में सिर्फ ये एक लतीफा मुझे बार बार याद आता है। वो इसी हुकूमत के, इसी शरीफ खानदान की हुकूमत के 16-17 महीने वजीर खारजा रहे हैं। और उससे पहले भी बिलावल साहब, आपको याद होगा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के नारों में भी जो है ना नारे लगाते रहे हैं। तो पाकिस्तान की सियासत का ये कॉन्ट्राडिक्शन है कि हम जो है ना अपनी बातों में, अपने उस लहजों में बाज़ औक़ात रेड लाइन क्रॉस करके वो चले जाते हैं। इस बात को कतई नजर उनको ये भी याद रखना चाहिए, हो सकता है कि 2 माह के बाद जब हुकूमत बनने का प्रोसेस हो रहा होगा तो आपके वालिद जो है वो पीएमएल के साथ मिलकर दोबारा हुकूमत करके आपके लिए वजारत मांग रहे होंगे। सही बात है। चलें, इस पे गुफ्तगू जारी रहेगी। सलमान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह आइंदा चंद दिनों में हमारा आपके साथ इंटरेक्शन जो है वो हम ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। जी जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।